नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। देखिए, आने वाले टेट के एग्जाम में और भी कोई अगर एग्जाम आपका आने वाला टाइम है, डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलेगी, स्पेसिफिक रूप से टेट टीजीटी के जो एग्जाम चले हुए हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो बोलते हैं रेशो है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसका अनुपात कितना है। अब देखो, रेशो की जब बात की जा रही है तो ये है 3:2 एज पर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किस तरह से है पूरी बात, ये हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ से। अब देखो, जो हमारा नेशनल हमारा जो फ्लैग है वो 3:2 है। इसमें 3 रंग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो केसरी रंग हो गया, एक सफ़ेद रंग हो गया, एक हरा रंग हो गया। तो सैफरून, वाइट और ग्रीन, ये कलर आपने ध्यान रखने हैं। नेशनल फ्लैग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा जो था वो इसे कब अडॉप्ट किया गया था। तो 22 जुलाई को जो था वो 1947 था ईयर। उस दौरान जो था वो इसको जो था वो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें जो एक व्हील आप देखते हैं, इसमें स्पोक्स होती हैं। तो कितनी स्पोक्स इसमें होती हैं? ये जो है वो पूरी 24 स्पोक्स जो हैं वो होती हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी स्पोक्स जो हैं वो होती हैं। चलो, ये तो आपने जान लिया। अच्छा, आपको पता है कि फ्लैग डे भी मनाया जाता है? तो फ्लैग डे के बारे में भी जो है वो जान लेते हैं। अब देखो, इंडिया में जो फ्लैग डे मनाया जाता है उसको आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में आप जानते हैं। ये 7 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस इसको कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल्स में देखा होगा कि झंडे जो था वो पहले देते थे पहले के टाइम में। अब तो पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, परंतु पहले आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो था वो मनाया जाता था। 7 दिसंबर को होता था ये झंडा दिवस। तो ये बेसिक बातें, बेसिक क्वेश्चंस आपने जो है वो ध्यान रखने हैं। अब फ्लैग के बारे में आपने सारा जान लिया। कुछ भी पूछा जाए तो डेफिनेटली आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 में बोलते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्न में से कौन सा इनके पास पोर्टफोलियो है। तो अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर के पास जो है वो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है ये है। ये तो आपको पता है। अब देखो, क्या इनके पास कोई और मिनिस्ट्री भी है? तो ये जो है वो खेल मंत्री भी आप कह सकते हैं। यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, युवा खेल मंत्री इनको आप कहेंगे। ये मिनिस्ट्री भी जो है वो इनके पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का आपने ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमन जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास है। और नागरिक उड्डयन मंत्री मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का भी आपने ध्यान रखना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये मिनिस्टर है। अभी हेल्थ मिनिस्टर पूछा गया था एग्जाम में। तो हेल्थ मिनिस्टर तो आपको पता है कि कौन है हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के, वो है मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया का नाम आपने ध्यान रखना है। अब नए मिनिस्टर जो था वो अभी कुछ सफल किए गए, नए मिनिस्टर भी बनाए गए, तो वो आपको पता होने चाहिए। उनके नाम ज़रूरी, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएं। किरण रिजिजू जिनके पास जो था वो लॉ मिनिस्ट्री हुआ करती थी, उनको सफल कर दिया गया। उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? इनको जो था वो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है अब इनके पास है, किरण रिजिजू के पास। और लॉ मिनिस्ट्री जो इनके पास थी वो किसको दी गई? वो दी गई अर्जुन राम मेघवाल को। वो आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं 2 क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, बोलते हैं व्हाट इज अस्त्र मार्क 1। तो बोलते हैं कि अस्त्र मार्क 1 क्या है। तो अस्त्र मार्क 1 आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन भी सही आंसर है। मिसाइल है ये मिसाइल है। चलो, सही बात है, मिसाइल है। और भी कुछ मिसाइल्स हमारे पास हैं जिनके नाम, उनका काम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि निर्भया हो गया। निर्भया क्या है? निर्भया भी एक मिसाइल है। निर्भया के अलावा ब्रह्मोस हो गया। ब्रह्मोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये आपने ध्यान रखना है। जॉइंटली इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर जो है वो इसको डेवलप किया है। एक प्रहार है, प्रहार भी मिसाइल है। अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है। तो ये आपने ध्यान रखनी है। ब्रह्मोस हो गया, निर्भया हो गया, प्रहार हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया। ये मिसाइल्स अगर आपसे पूछी जाएं एग्जाम में तो पता होने चाहिए। ये पैटर्न रहा है टेट का कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये मिसाइल्स आपकी जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर इंडिया की एक ब्रह्मपुत्रा नदी है और रशिया की दूसरी नदी है मॉस्कवा नदी। ये जो ब्रह्मोस में BRAH स्टैंड करता है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के लिए करता है, और MOS जो है वो रशिया की मॉस्कवा नदी के लिए स्टैंड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। 124 में बोलते हैं हु इज़ पॉपुलरली नोन एज
पहाड़ी फ्रंटियर गांधी। तो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी जो है वो किसको कहा जाता है। बात करें अगर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो देखो फाइनल आंसर की में तो इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, स्क्रैप ही कर दिया गया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर की में तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया, परंतु फिर भी थोड़ा सा डिटेल से जो है वो जान लेते हैं, जो किताबों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि किसको जो है वो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी का टाइटल जो है वो दिया गया है। तो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी का टाइटल जो है वो किसको दिया गया है, ये भज्जू मल को जो है वो दिया गया है। किसको, भज्जू मल को। तो इस हिसाब से अगर हम जनरली देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए था। फाइनल आंसर की में मैंने आपको बता दिया कि इसको स्क्रैप कर दिया गया है। इसी तरह पहाड़ी गांधी तो बाबा कांसीराम को कहा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जो है वो कहा जाता है। और ये 3 नाम आपने ध्यान रखने हैं, कौन, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम, पहाड़ी फ्रंटियर गांधी भज्जूमल, और इसके अलावा आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इसके अलावा भी जो पहाड़ों का बुलबुल है ना, वो किसको कहा जाता है, वो बाबा कांसीराम जी को ही कहा जाता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में 125 में क्या बोलते हैं, 125 में बोलते हैं व्हेन वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कब बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश के साथ हो गया था। नहीं, गलत होगा आपका क्वेश्चन, मैं 100% श्योर हूँ, आप हो या नहीं, परंतु आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ऑप्शन सी 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1954 को जो था वो क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर जिला था वो बना था। ठीक है, जिला तो ये पहले भी था, परंतु इसने क्या किया था, जब 1948 में ये जिले बने थे, जब 4 जिले बने थे, तो जो बिलासपुर जिला होता था, बिलासपुर ने मना कर दिया था कि मैं अलग रहूँगा, मुझे अपना एक डोमेनियन चाहिए, मुझे अपना स्टेटस चाहिए, मैं नहीं विलय होऊंगा हिमाचल प्रदेश में। परंतु बाद में इन्होंने 1954 में डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। ठीक है जी, मिल गए आकर। 1948 का ही आपने ध्यान रखना है कि 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों, इनके 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो होता है। बाद की कहानी बहुत बार रिवाइज की है, उससे पहले की कहानी रिवाइज करते हैं। 26 से 28 जनवरी 1948 में क्या होता है, प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का सम्मेलन जो है वो होता है। ये सम्मेलन जो है ये सोलन में जो है वो लगाया जाता है। भगाट के राजा दुर्गा सिंह जो था वो इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं, और यहाँ पर जो है वो पहाड़ी रियासतों ने जो है वो हिमाचल प्रदेश का नामांकन जो था वो कर दिया था। और फिर चल के जो है वो बाद में ये रियासतें जो है वो हिमाचल प्रदेश में जुड़ 60 में जो है वो यहाँ पर आकर मिलता है। तो ये आपने बेसिक सी जानकारी ध्यान रखनी है, बाहर से ज़्यादा डिस्कस करेंगे भी नहीं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज आपके लिए। जितना बताया उतना काफ़ी है। बेसिक तो आपको आर्किटेक्ट तो हिमाचल का पता ही है कि 1948 से 1971 तक क्या कहानी इसकी रही थी, बहुत बार हमने डिस्कस कर रखी है जी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच साधु संत इज वर्शिप्ड इन सिरमौर। तो बोलते हैं कि किस साधु संत की पूजा जो है वो सिरमौर में की जाती है। देखो साधु संतों की बात हो रही है, सिरमौर की बात हो रही है, तो सिरमौर में ऋषि जगदामिनी की जो है वो पूजा की जाती है। जगदम्बिनी आपने ध्यान रखना है, इनकी पूजा जो है वो सिरमौर में की जाती है। रेणुका माता के साथ जो है ये जुड़ते हैं, रेणुका माता के ये हस्बैंड होते हैं, और रेणुका माता के जो पुत्र होते हैं परशुराम, उनका भी आपको ध्यान रखना है। सिरमौर में वैसे रेणुका माता, रेणुका झील है, तो वहाँ पर जो है वो भी आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नेचुरल झील है वो कौन सी है, वो रेणुका झील ही है। और ये भृगु भी एक झील है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू जिले की जो है ये झील है। ब्यास नदी जो है वो ब्यास नदी आपने ध्यान रखना है। कुल्लू जो शहर है वो ब्यास नदी के किनारे है, मंडी जो शहर है वो ब्यास नदी के किनारे है, ये भी पता होना चाहिए। और बाकी तो मन में कोई डाउट ना रखें। कुल्लू की एक बार लेक्स रिवाइज कर लेते हैं। कुल्लू में जो है भृगु झील आती है, रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है, सरियोलसर झील आती है, मनतलाई झील आती है, श्रिंगटिंगू झील जो है वो कुल्लू में आती है। तो ये कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स हो गई। जगदम्बिनी ऋषि के बारे में जान लिया, सिरमौर में इनकी पूजा की जाती है, माता रेणुका के जो था वो हस्बैंड थे, और भगवान परशुराम जो था वो इनके पुत्र थे, ये आपने सारा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन है 127 में क्या बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। अभी बात कर ही रहे थे सिरमौर की, और अगला क्वेश्चन भी सिरमौर का ही आ गया। बोलते हैं कि सिरमौर रियासत जो है वो इसके संस्थापक जो था वो कौन थे। सिरमौर रियासत के स्थापना जो था वो किसने की थी, ये राजा रसालू के द्वारा जो था वो की गई थी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाता है। अब राजा रसालू ने जो था वो सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। चलो सही बात है कि इन्होंने जो था वो स्थापना की थी, परंतु सिरमौर के बारे में ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, और भी तो क्वेश्चन सिरमौर से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी तो पूछे जा सकते हैं। एक बार उन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अलग अलग क्वेश्चन
बनते हैं। देखिए, सिरमौर की स्थापना की सबसे पहले बात हुई है तो इसकी स्थापना राजा रसालू के द्वारा जो था वो की गई थी। सिरमौर की एक किताब है तारीख़े रियासत सिरमौर, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिरमौर में आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर में जो नाहन शहर है उसकी स्थापना किसने की थी या उसकी नींव किसने रखी थी? तो राजा करम प्रकाश ने नाहन शहर की नींव रखी थी। नाहन किला भी जो था वो इनके द्वारा बनाया गया था। सिरमौर में मोती महल का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? मोती महल और शीश महल ये सिरमौर में जो था वो राजा फतेह प्रकाश के द्वारा जो था वो बनवाए गए थे। कहाँ पर है? नाहन में ही जो था ये बनवाए गए थे। आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर में जो है वो क्या है, सिरमौर में नाहन फाउंड्री भी है। तो 1875 में राजा शमशेर प्रकाश सिरमौर के हुआ करते थे, इन्होंने जो था वो नाहन फाउंड्री की स्थापना जो था वो की थी। राजा शमशेर प्रकाश ने ही 1878 में जो था वो लॉर्ड लिट्टन जब यहाँ पर आए थे तो लिट्टन मेमोरियल जो था वो इनके प्रवास के दौरान बनवाया गया था, इनकी याद में जो था वो बनवाया गया था लिट्टन मेमोरियल 1878 में। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो राजा अमर प्रकाश होते हैं, वो सहायता करते हैं तो उनको महाराजा की उपाधि जो है वो ब्रिटिशर्स बाद में देते हैं। राजा अमर प्रकाश महिमा लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो करवाते हैं, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है। और राजेंद्र प्रकाश की बात करते हैं जो सबसे अंतिम राजा हैं सिरमौर के, तो इनके कार्यकाल के दौरान 1942 में पझौता आंदोलन जो है वो सिरमौर रियासत में होता है। 5, 7, 10 क्वेश्चन जितने भी आपने सिरमौर के बारे में अभी सुने वो सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूरी हैं, संभावना है कि पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। 128 क्वेश्चन बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? देखो, हिमाचल प्रदेश में ना 2 बार इमरजेंसी लग चुकी है। अब पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन जो था वो कब लागू हुआ था हिमाचल प्रदेश में। तो 1992 में, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1992 में क्या हुआ था? इमरजेंसी जो था वो हिमाचल प्रदेश में लगी थी। ये आपने ध्यान रखना है और आप ध्यान रखेंगे हिमाचल की इमरजेंसी के बारे में ही यहाँ से। तो इमरजेंसी के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में एक तो इमरजेंसी लगती है 1977 में, 1977 में लगती है, दूसरी लगती है 1992 में। ये आपने 2 ईयर याद रखने हैं जब इमरजेंसी जो है वो हिमाचल में डिक्लेयर की गई थी। इमरजेंसी 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। अब मौका मिला है तो इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, इमरजेंसी जो होती है ना, एक होती है इमरजेंसी जो जब वॉर हो जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन जब हो जाता है, कोई बाहर से आक्रमण होता है, तो वो इमरजेंसी होती है जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो है वो लगती है। एक इमरजेंसी होती है जब इंटरनल ही फेलियर मशीनरीज का हो जाता है, सरकारें फेल हो जाती हैं, नहीं चल पाती हैं, जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लग गई, या फिर जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कह देते हैं, वो आर्टिकल नंबर 356 के तहत जो है वो आती है। और तीसरे नंबर की इमरजेंसी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो 360 के नाम से जानी जाती है। 360 नाम से नहीं जानी जाती, आर्टिकल है 360 जो उसके साथ डील करता है। एक बार भी अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो नेवर, एक बार भी नहीं लगी है। अगला क्वेश्चन देखें जी। अभी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कि धामी सत्याग्रह जो है वो कब हुआ, धामी गोलीकांड कब हुआ? 1939 में। ऑप्शन ए सही आंसर, 1939 में ये हुआ। पहले भी हमने बहुत बार डिटेल से डिस्कस किया है, अभी हम डिटेल से डिस्कस नहीं करते, परंतु धामी रियासत जो है ना वो उसकी स्थापना राजा गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। धामी की कैपिटल जो था वो हलोग में थी, उतना सा आप ध्यान रख लें। हो सकता है इस बार एग्जामिनर जो है यही पूछ ले कि धामी की स्थापना किसने की थी? गोविंद पाल ने की थी। धामी की जो कैपिटल थी, राजधानी धामी रियासत की होती थी, वो कहाँ पर होती थी? तो आपने ध्यान रखना है कि धामी रियासत जो थी इसकी राजधानी जो था वो हलोग में थी। तो इतना सा ध्यान रख लें, इतना काफ़ी है ध्यान रखने के लिए। और अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। यहाँ से बोलते हैं एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर आपको बताने हैं कि कौन है। ये तो पुरानी सरकार उस टाइम थी, अब नई सरकार बनी है तो नए मिनिस्टर हैं। तो जब भी शुरुआत होगी तो वो मुख्यमंत्री से ही होगी। मुख्यमंत्री जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। अगर पूछे जाए कि जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके पास है तो वो मुकेश अग्निहोत्री के पास ही है। इन्हीं के पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी है, परिवहन मंत्रालय भी है, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर भी इन्हीं के पास है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बात की गई है एजुकेशन मिनिस्टर की, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में? रोहित ठाकुर। ये एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट टाइम में है।
इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो वो चंद्र कुमार है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर शायद पूछा भी गया था, धनीराम शांडिल जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। या फिर इंडस्ट्री मिनिस्टर भी एग्जाम में अभी शायद पूछा गया था, तो हर्षवर्धन चौहान जो है वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। और रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो अनिरुद्ध सिंह के पास है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD जिसको आप कहते हैं, पब्लिक वर्क मिनिस्ट्री अभी हम बात करेंगे तो वो विक्रमादित्य सिंह के पास है। तो ये आपने सारी मिनिस्ट्रीज ध्यान रखनी है, मिनिस्टर ध्यान रखना है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। 131 में बोलते हैं हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805। तो कांगड़ा पर 1805 में 1805 में जो था वो किसने आक्रमण किया था, क्वेश्चन में ये पूछते हैं। तो वो कांगड़ा के ऊपर 1805 में जो था वो आक्रमण किया गया और 1805 में अमर सिंह थापा थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 131 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गोरखा थे ये, गोरखाओं को बिलासपुर के राजा महान चंद ने जो था वो इनवाइट किया था। और महान चंद ने इनवाइट इसलिए किया था क्योंकि महान चंद को जो था वो बहुत परेशान जो था वो संसार चंद उस टाइम कर रहे थे, तो इन्होंने इनवाइट कर दिया गोरखाओं को। अमर सिंह थापा की अध्यक्षता में जो था वो सेना आ पहुंची, कांगड़ा के ऊपर अटैक किया। महलमोरियां नामक स्थान पर जो है वो युद्ध होता है। महलमोरियां प्रेजेंट टाइम में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। इसी के साथ ध्यान रखना है कि हमीरपुर में जो है वो गसोता महादेव का मंदिर भी है। हमीरपुर में जो है वो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी है। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बिल कालेश्वर टेम्पल भी है, नदौन के समीप स्थित है, या फिर सुजानपुर में ही आप कह लीजिए कि बिल कालेश्वर मंदिर सुजानपुर में स्थित है। और कालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कालेश्वर मंदिर आपने ध्यान रखना है कि कालेश्वर मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। कालेश्वर फेर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। ये हम कालेश्वर की बात कर रहे हैं, बिल कालेश्वर और कालेश्वर में थोड़ा सा ध्यान रखना। कालेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, बिल कालेश्वर हमीरपुर में है। और कालेश्वर जो मेला लगता है जो एग्जाम में पूछा गया था वो कांगड़ा में जो है वो लगता है। बस इतना सा काफ़ी है जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला। तो बोलते हैं शिमला में क्विट इंडिया मूवमेंट को, जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा, शिमला में इसको किसने लीड किया था, तो शिमला में जो था वो इसको किसके द्वारा लीड किया गया था, इसको अमृत कौर, ऑप्शन बी जो है वो 132 का सही आंसर है। अमृत कौर के द्वारा जो था वो लीड किया गया था। अमृत कौर के बारे में इतना ध्यान रख सकते हैं कि ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर भी रही थी इंडिया की, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, किसी ना किसी एग्जाम में तो कवर होगा ही होगा। तो नोट करते रहें, याद रखें, चीज़ें कहीं ना कहीं पर ज़रूर पूछी जाएंगी। बोलते हैं चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। चंद्रताल और सूरजताल ये दो झीलें हैं। ऑप्शन सी लाहौल स्पीति में दोनों की दोनों स्थित हैं। लाहौल स्पीति में यूनामसो झील भी जो है वो पड़ती है। लाहौल स्पीति में दीपक ताल झील भी जो है वो पड़ती है। लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, परंतु लाहौल स्पीति की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। लाहौल स्पीति की जो यहाँ पर विधानसभा की सीट्स आती हैं, यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट यहाँ पर आती है। किन्नौर की पूछी गई थी, किन्नौर में भी एक ही आती है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी चलो शिमला की आप बता दो, चंबा की आप बता दो, ये काम आपके लिए बच जाता है। आसान ही तो है, अब बता दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फेमस शूलिनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो बोलते हैं प्रसिद्ध शूलिनी देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो सोलन में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में बड़ा रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी मेला हुआ। तो मेला कौन से महीने में होता है शूलिनी माता का, जून महीने में जो है ये मेला होता है। अब जून महीने में मेला हुआ, शूलिनी मंदिर जो है वो सोलन में स्थित है। सोलन में जतोली मंदिर भी है। सोलन में मोहन हेरिटेज पार्क है, वो आपने ध्यान रखना है। सोलन में ही जो है वो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जो सबसे लंबी टनल आती है बड़ोग टनल, ये भी सोलन में ही पड़ती है। सोलन में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थित है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि नौणी में जो है वो स्थित है। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। बलजीत कौर जो पर्वतारोही है, अभी चर्चा में भी थी, वो भी डिस्ट्रिक्ट सोलन से ही जो है वो संबंध रखती हैं। तो ये क्वेश्चन आपने जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह इज ऑल्सो नोन एज। तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह को अगर अन्य किसी नाम से जाना जाता है तो वो कौन सा नाम है उनका, वो है फ्लाइंग सिख। ऑप्शन बी फ्लाइंग सिख के नाम से जो है वो उनको जाना जाता है। अभी जो खेल पर्सन होते हैं ना, अलग अलग स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, इनको अलग अलग नाम जो है वो इनकी उपलब्धियां देखते हुए जो है वो कई बार दे दिए जाते हैं। सभी को तो नहीं, परंतु कुछ एक को जो है वो दे दिए जाते हैं। जो फेमस वन होते हैं, जैसे कि मिल्खा सिंह को जो था वो फ्लाइंग सिख का नाम दे दिया गया। इसके अलावा क्या कोई और भी है ऐसा जिसको इस तरह से जो है वो नाम दिया गया है, तो बिल्कुल जी है।
कौन कौन से हैं, जैसे कि पीटी उषा हो गया, इनको पेयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद हो गया, इनको मैजिशियन भी कहा जाता था, द मैजिशियन इनको कहा जाता था। और आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो है सचिन तेंदुलकर हो गया, सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। हरभजन सिंह हो गया, हरभजन सिंह को जो था वो टर्बोनेटर कहा जाता था। रिक्की पॉन्टिंग हो गए, रिक्की पॉन्टिंग को जो था वो पंटर कहा जाता था। तो ये हो गए जी बेसिक क्वेश्चंस। यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इसी तरह से आपको जो इम्पोर्टेंट कप होते हैं वो भी रिवाइज करवाए थे, तो वो भी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। अभी ईरानी ट्रॉफ़ी एक एग्ज़ाम में पूछी गई थी, किसमें, एलटी में पूछी गई थी शायद, टेट एलटी में। तो ईरानी ट्रॉफ़ी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से ही जो है वो कौन कौन सी ट्रॉफीज़ कब संबंधित है। दुलीप ट्रॉफ़ी हो गया, ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफ़ी हो गया, ये किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। देवधार ट्रॉफ़ी हो गया, ये भी जो है वो क्रिकेट से ही संबंधित है। और गुलाम अहमद ट्रॉफ़ी हो गया, ये भी जो है वो क्रिकेट से ही संबंधित है, ये क्रिकेट की आपने जान ली। आगा खां कप हो गया, ये हॉकी का है। ध्यानचंद ट्रॉफ़ी हो गया, ये भी जो है वो हॉकी की है। इसी तरह डेविस कप हो गया, लॉन टेनिस से जो है ये संबंधित है, मेंस का। और डुरंड कप हो गया जो फुटबॉल से जो है वो संबंधित है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। बीसी रॉय ट्रॉफ़ी हो गया, ये भी फुटबॉल से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से रिवाइज कर ली, अब फिर से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें अभी हमने रिवाइज की, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ साका इराइज। तो ये जो हमारा शक संवत होता है, जो कनिष्क के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था, ये बोलते हैं कि इसका पहला महीना जो है वो कौन सा होता है। तो पहला महीना इसका चैत्र होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है, चैत्र महीना होता है। अब कनिष्क ने जो था वो शक संवत जो था वो स्टार्ट किया था। आपने ध्यान रखना है कि शक संवत तो इसने स्टार्ट कर दिया, चलो अच्छी बात है। कि किस वंश से संबंध रखता था, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंध रखता था, और कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध ये शासक माना गया, ये ध्यान रखें आप सारा यहाँ से। तो अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हमने सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए। 137 क्वेश्चन देखते हैं जी, बोलते हैं हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन बताने हैं इसरो के जो हैं वो कौन है। तो इसरो के प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एस सोमनाथ जो है वो प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन है। ज़रूरी नहीं कि हर बार इसरो का यही क्वेश्चन पूछा जाए, पूछ लेंगे पूछने वाले कि इसरो की स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर पूछने वाले पूछ लेंगे, बेंगलोर में जो है वो इसरो का हेडक्वार्टर है। चलो ये बेसिक क्वेश्चन आपने इसरो के बारे में जान लिए। अभी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। प्रेजेंट टाइम में जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो आर वेंकटा रमन जो है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। प्रेजेंट टाइम में कैग कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। CAG कैग कौन है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो प्रेजेंट टाइम में कैग है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो कैग होते हैं उनका टेन्योर जो होता है, कार्यकाल होता है, वो कितने साल होता है, और ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं। कैग का ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कवर कर लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछ लिया। टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @tolexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट क्विज़, जो भी एग्जाम जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।